नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है माता पिता वर्सेस सास ससुर, या यूँ कहें कि अब मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। तो इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और दोस्तों ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। उन 3 पार्ट को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वृद्धाश्रम नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाकर के उस प्लेलिस्ट में से इस कहानी के बाकी पार्ट्स पढ़िए। तो चलिए अब इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। कनक के सिर पर बिजली तब गिरी जब उसने सुना कि वृद्धाश्रम 10 लाख रुपए जमा राशि लेगा, क्योंकि माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए वे माँ को एक अलग कमरा देंगे। मासिक खर्च थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन माँ की पेंशन के पैसों से वह खर्च उठाया जा सकता है। ऐसे भी घर किराए पर लेने और आया रखने का खर्चा भी उतना ही होता। अब तक पिताजी ही सारे पैसों का लेन देन किया करते थे, इसलिए माँ के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं थी। पापा को ही सिर्फ एटीएम की पिन पता था। ऐसे में अब एटीएम का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। माँ हस्ताक्षर नहीं कर सकती, उंगलियों के निशान देने होंगे। बैंकों में कागजात के झमेले बहुत हैं। बैंकों की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद ही माँ के नाम से पेंशन शुरू होगी। उसके बाद सब कुछ शहर में ट्रांसफ़र करना होगा। कनक एक एक करके सारा काम निपटा रही थी। अगर माँ को वृद्धाश्रम में रखना है तो एक अच्छी खासी रकम जमा राशि के रूप में ज़रूरत होगी। माँ के लिए अटैच बाथरूम वाला सिंगल कमरा लेना चाहती है कनक, लेकिन इसके लिए पूरे 10 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। कनक के पास इतने पैसे नहीं है। महीने का किराया माँ की पेंशन से हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से जमा करेगी? यदि वह अपने गहने भी बेचती है तो भी मुश्किल से 3 से 4 लाख रुपए मिलेंगे। उसके पिता ने उसकी शादी पर बहुत रुपया पैसा खर्च किया, लेकिन अब उसके बैंक खाते में नाम मात्र का पैसा बचा है। पापा ने उसकी शादी में बहुत से लोगों को खाना खिलाया था, सामानों से भी घर भर दिया था। अब क्या फ़ायदा? उन सब सामानों को अगर बाजार में बेचा भी जाए तो भी आधा पैसा भी नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से वृद्धावस्था में परेशानी का एक प्रमुख कारण दहेज भी है। माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी दहेज में खर्च कर देते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में अगर उनको आकस्मिक पैसों की ज़रूरत पड़े तो फिर उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सौभाग्य से यहाँ देव ससुर के काम का सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार हो गया, अन्यथा कनक मुश्किल में पड़ जाती। अब और रुपए कनक देव से किस मुंह से मांगे? शिवम रक्षक के रूप में फिर एक बार प्रकट हुआ। उसने कहा, मैंने कुछ बिल्डरों से बात की है, वे इस गांव के घर को खरीद लेंगे। आधा पैसा मकान बेचने का एग्रीमेंट होने पर दे दिया जाएगा। इस घर की बाजार मूल्य 20 लाख रुपए है। बाकी के 10 लाख रुपए जब रजिस्ट्रेशन होगा तब मिलेंगे। अब जब तुम्हें तुरंत ही 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में अभी रख सकती हो। आज पहली बार लगा कि अगर मेरे बड़े भाई जिंदा होते तो शायद माँ को वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ता। शायद पापा को भी समय पर इलाज मिल जाता। पापा का काम अच्छे से निपट गया था। देव, सासू माँ, पीहू, ननद 13वीं के एक दिन पहले ही यहाँ आ गए थे। शिवम और कनक ने मिलकर पिताजी के दोस्तों और परिजनों को आमंत्रित किया। पिताजी के श्राद्ध काम के दिन सभी रिश्तेदारों ने देव को आशीर्वाद दिया। सभी कह रहे थे, हर घर में तुम्हारे जैसा दामाद हो। तुमने बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। देव को बहुत आत्मसंतुष्ट थे। कनक को भी बहुत अच्छा लग रहा था जब कोई उसके पति की तारीफ कर रहा होता था। लेकिन बेचारे शिवम ने सब कुछ व्यवस्थित किया, पर किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। वह गुमनाम ही रह गया। कनक ने अपनी ननद का आभार व्यक्त किया। वो पीहू की देखभाल के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर आई थी, नहीं तो यहाँ इतना सकुशल रहना, पिता के कामकाज का प्रबंधन करना कनक के लिए संभव नहीं होता। कनक ने ननद को कुछ दिन और अपने माँ के घर रहने के लिए कहा। यहाँ कुछ और काम है जो निपटाकर अपनी माँ को साथ लेकर वापस आएगी। ननद की वापसी के दिन कनक ने ननद से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। यदि तुम न होती तो मैं यहाँ इतने दिन न ठहर पाती। ननद ने कहा, मुझे भी अच्छा लग रहा था, माँ के साथ रहने का अलग ही आनंद है। ऐसी जरूरत ना पड़ती तो इतने दिन ससुराल वाले रहने थोड़ी ना देते। पता नहीं, जाकर देखूंगी सासू माँ के चेहरे मटकी की तरह हो गए होंगे या नहीं।
कनक अच्छी तरह जानती थी कि एक लड़की के लिए अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने पिता के घर आना कितना मुश्किल होता है। 13वीं के अगले दिन देव, ननद, पीहू और सासू माँ वापस अपने घर चले गए। देव कह के गए कि अगर घर बिक जाए तो वह आएगा और कनक और उसकी माँ को ले जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मकान बेचने का एग्रीमेंट हो गया था, बस मकान की रजिस्ट्री बाकी है। उसकी उतनी परवाह नहीं है क्योंकि मकान के खरीदार पिता के बहुत परिचित थे। उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, बाकी 10 लाख रजिस्ट्री के दौरान देने का वादा किया। वह पैसा देव को भेजकर वृद्धाश्रम के बैंक के खाते में जमा कर दिया है। माँ को पेंशन मिलने से 1-2 महीने की देरी हो सकती है। देव ने कहा, पेंशन की उतनी चिंता मत करो, जरूरत पड़ने पर 1 साल तक वृद्धाश्रम की मासिक किराया का भुगतान हम कर देंगे। कनक मन ही मन सोचती है, वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे देव जैसा पति मिला। उसका पति खुद आगे आकर उसके माता पिता के लिए इतना सब कुछ जो कर रहा है। पापा के बैंक खाते में ज़्यादा पैसे नहीं थे। कनक समझ नहीं पा रही थी कि पापा इतने कम पैसों से घर कैसे चलाते थे। कनक को कभी भी नहीं पता चला कि उसके पापा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। पापा शायद यह सोचकर नहीं बताए कि लड़की को बताने से वह केवल दुखी होगी। कनक के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो अपने माता पिता को हर महीने पैसे से मदद कर सके। बेटियां शादी के बाद चाहकर भी अपने माता पिता की आर्थिक मदद नहीं कर पाती क्योंकि उनकी खुद की कोई आमदनी नहीं होती। कनक यह सोचकर सिहर उठी कि यदि उसके पिता सरकारी नौकरी नहीं करते और पिता के पास अपना घर नहीं होता तो वह इस स्थिति में माँ को कैसे संभालते। माँ को तो वृद्धाश्रम में भी नहीं रखा जा सकता था। शिवम ने ही गाड़ी बुक कर दी। बड़ी कार है ताकि माँ चाहे तो लेटकर भी जा सकती है। कनक ने अपनी माँ की जरूरत का सारा सामान कार में ले लिया। घर के फर्नीचर का क्या किया जाए, उसके ससुराल के घर में तो जगह ही नहीं है। फर्नीचर को माँ के पास वृद्धाश्रम में भी नहीं रखा जा सकता। माता पिता की स्मृति स्वरूप वस्तुएं बहुत कीमती होती हैं, इसलिए उन चीज़ों को वह बेचना भी नहीं चाहती थी। शिवम ने कहा कि वह इन चीज़ों को जरूरतमंद किसी गरीब को दान कर दे। कनक आखिरी बार माता पिता की शादी के पलंग पर बैठी। बचपन की कई यादें ताज़ा हो गई। बचपन से लेकर बड़े तक यह इस पलंग के चारों ओर दौड़ती रही थी। इस बिस्तर पर कितनी कूदी, सोचकर ही अचानक वह रो पड़ी। बहुत देर तक बिस्तर पर बैठी रोती रही। एक कोने पर अलमारी खड़ी थी जिसमें उसके पापा के काम का सारा सामान रखा जाता था, परंतु अब वही अलमारी सुनसान पड़ी थी। उसने उसे खोल कर देखा तो हैंगर पर उसके पापा के कपड़े लटके रहे थे। पापा की शर्ट पैंट पकड़कर कनक फिर से रो पड़ी। उसने उन कपड़ों में अपने पिता के शरीर की महक खोजने की कोशिश की। हर पोशाक को स्पर्श करती रही। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। पापा जब हरे रंग के कपड़े पहनते थे तो बहुत हैंडसम लगते थे। शादी के समय ससुराल वालों ने पापा को एक पीली शर्ट दी थी। हरा शर्ट पहली दिवाली पर देव ने पसंद कर खरीदा था। सब अलमारी में रखे थे। अब और देख नहीं सकती, नज़र हटाकर अलमारी बंद कर दी। कमरे के एक छोर पर पापा की आराम कुर्सी रखी थी। पापा को उस पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। कनक ने उसे बहुत देर तक थामे रखा, जैसे कि वह अपने पापा को पकड़े हुए हो। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वह बचपन से लेकर जवानी तक इसी आईने में खुद को देखते हुए बड़ी हुई थी। कभी खुद को इस आईने में देख खुश होती थी तो कभी रोती थी। जब उसके बालों में जू हो जाती थी तो पापा उसका सिर मुंडवा देते। शीशे के सामने खड़े होकर मुंडवाया हुआ खुद का सिर देखकर वह बहुत रोती थी। और पापा जब नए कपड़े लाते तो इसी आईने के सामने खड़ी होकर डांस किया करती थी। आज के बाद इस आईने में कभी अपना चेहरा नहीं देख पाएगी, इसलिए उसने अपने चेहरे को इस आईने में अच्छी तरह से देखा। आईने को एक बार चूमा। घर में कई छोटी छोटी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। एक एक करके सब कुछ उठा लिया और यादों में खो गई। उसने पलंग के नीचे एक बड़ा सा संदूक देखा। बाहर निकाल कर उसे खोला। पापा ने कितनी छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर रखा है। उसकी ड्राइंग बुक, टूटा हुआ खिलौना, एक कपड़े की गुड़िया जो माँ ने बनाकर कनक को दी थी।
वह गुड़िया कनक को बचपन में बहुत प्रिय थी। कक्षा 2 में दौड़ प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला था। उसका पुरस्कार मेडल भी रखा था। साथ ही एक नंबर टैग था जिसे उसने अपनी पीठ पर एक पिन से लगाकर वो दौड़ी थी। उसने एक थैला खोला और देखा कि उसमें कितनी ही गोटियां थी। उसने और उसके पापा ने समुद्र यात्रा के दौरान रेत से उठाई थी। उसने कागज में लिपटा एक पैकेट खोला और उसमें लाल रंग के छोटे छोटे दाने दिखे। उनके द्वारा बनाई गई एक कागज की नाव भी पापा ने संभाल कर रखी थी। माँ का पुराना वैनिटी बैग, स्कूल का टीचर बनकर खेल के दौरान इस बैग को अपने कंधे पर टांगती थी कनक। पापा को छात्र बनाकर खुद टीचर बनकर डांटती थी। एक बार फिर कंधे पर उस बैग को लटका लिया। एक बेकार घड़ी भी थी जो पापा ने उसे स्कूल फाइनल पास करने के बाद खरीद कर दी थी। उसने एक बार फिर से उसे अपने हाथ में बांधी। एक एल्बम और अपने पापा की बंधी हुई तस्वीर अपने साथ ले ली। उस एल्बम में उसके पापा ने 24वें जन्मदिन तक हर जन्मदिन की तस्वीरें लगा रखी थी। कनक ने सोचा कि उसे अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इस संदूक में छोड़ दिया। क्योंकि कनक के ससुराल में जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है, वहाँ पीहू का जन्मदिन भी घर पर ही साधारण तरीके से मनाया जाता है। कनक ने सोचा इस बक्से को शिवम के घर पर ही छोड़ देगी। इन टूटी फूटी चीज़ों को अपने ससुराल ले गई तो देव नाराज हो सकते हैं। वो नहीं समझ पाएंगे कि इन सब चीज़ों में उनकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। सारी चीज़ें अंदर डालकर बक्से को बंद कर दिया। अगर मैं कभी अपना फ्लैट खरीदूंगी या फिर किसी बड़े घर में शिफ्ट होती हूँ तो इसे ले जाऊंगी। देव का 2 कमरे का घर पहले से ही इतनी चीज़ों से भरा हुआ है कि इन चीज़ों को रखने के लिए जगह नहीं होगी। देव ट्रेन से आ रहे हैं कनक को अपने साथ ले जाने, इसलिए जब तक यहाँ है तब तक इन सब पुरानी यादों को समेट लेना चाहती है। एक बार फिर घर को घूम घूम कर देखती है। कार में जांच कर ली है कि उसने सभी आवश्यक चीज़ें रख ली हैं या नहीं। देव ज़्यादा देर इंतजार नहीं करेगा, तैयार रहने को कहा है, तुरंत निकल जाएंगे। शीला काकी के सारे पैसों का निपटारा किया। पापा के देहांत के बाद से वह इन्हीं के घर में रह रही है। कनक ने पहले उसी से कहा कि वह घर का कोई भी सामान जो उसे अच्छा लगता हो अपने घर ले जाकर रख सकती है, पर उसके घर में जगह कहाँ, इसलिए उसने कहा कि वह ड्रेसिंग टेबल ही ले लेगी। अब जाने का समय हो गया है। कनक ने शीला से ड्रेसिंग टेबल निकाल लेने को कहा। कनक किसी तरह संदूक को खींचकर शिवम के घर ले गई। उसने देखा शिवम कमरे में चुपचाप बैठा दीवार की ओर देख रहा है। कनक अच्छी तरह समझती थी कि शिवम परेशान है। गांव का घर बेचने का मतलब है कि उनके बचे खुचे रिश्ते की महीन डोर जो थी वो भी टूट जाएगी। कनक ने शिवम से कहा, शिवम भैया, मैं ये बक्सा तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं इसे लेने आऊँगी। शिवम मंद मंद मुस्काया और बोला, क्या तुम्हारे इस बक्से में हीरे जवाहरात के गहने हैं? कनक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, इससे कहीं अधिक महंगी चीज़ें हैं। शिवम ने कहा, तब तो इसे संभाल कर ही रखना होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने मेरे बचपन के कुछ खिलौने संभाल कर रखे थे, वही सब है, कनक ने कहा। कनक ने एक बार शिवम के घर को अच्छी तरह देखा। पता नहीं फिर कभी इस जीवन में दोबारा यहाँ लौट कर आ पाएगी भी या नहीं। शिवम ने कहा, इस घर को तुम अपना घर ही समझो और तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। कनक अंदर से रो रही थी। बचपन के यह रिश्ते टूटने वाले हैं, जैसे आज वह अनाथ हो रही है। उसने शिवम से कहा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? शिवम ने कहा, एकदम पगली हो, तुम्हारे सिवा मेरे पास और है ही कौन। कनक ने एक लंबी सांस ली और बोली, शादी नहीं करोगे? शिवम ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा और फिर बोला, नहीं, मैं ऐसे ही बैचलर ठीक हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। शादी के बाद तो। कनक शिवम के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। शिवम चिल्लाया, ये क्या कर रही हो कनक? तुम्हारी जगह चरणों में नहीं है। इसके बाद वे और कुछ नहीं कह सका।
कनक जानती थी कि शिवम के दिल में एक बड़े हिस्से में कनक बैठी है। कनक आज वास्तव में शिवम को एक बार गले लगाना चाहती थी। शायद फिर कभी ना मिले। शिवम भी कनक को खोने के लिए बेचैन हो रहा था। जब कनक उसके साथ होती है तो वह अपने सारे दुख भूल जाता है। पिछले 2 हफ्तों में कनक को कितनी कविताएं सुनाई हैं। कनक के मुंह से प्रशंसा के शब्द उसका दिल भर देते हैं। तभी अचानक शिवम ने देव को दरवाजे पर खड़ा देखा। देव ने कहा, कनक, मैं आ गया हूँ, चलो देर हो रही है। और शिवम जी, अगर कभी शहर आना हुआ तो हमारे घर जरूर आइएगा। कनक बाहर निकली और आखिरी बार अपने घर के कमरे में दाखिल हुई और अपनी माँ को साथ लेकर कार में सवार हो गई। जीवन का एक अध्याय का तो आज जैसे समापन हो गया हो। कार में बैठी माँ के शरीर और सिर को पूरे रास्ते भर कनक प्यार से सहलाती रही। माँ चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। माँ को बाहर घुमाने के लिए पापा महीने में एक बार कार किराए पर लिया करते थे। रास्ते में जो कुछ देखते उसे माँ को दिखाते और माँ कार में बैठकर देखती। इसी तरह कनक भी अपनी माँ को रास्ते के सभी महत्वपूर्ण स्थान दिखा रही थी। ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। कभी कभी ड्राइवर कहता, दीदी इस रास्ते में आगे एक सुंदर मंदिर है। वह थोड़ा मुड़ा और एक पार्क के पास से गुजरा। शायद ड्राइवर को कनक की माँ के प्रति थोड़ी हमदर्दी हो गई हो। कनक को भी यह अच्छा लग रहा था क्योंकि माँ को थोड़ा सा घुमाया जा रहा था। लेकिन देव को यह अच्छा नहीं लग रहा था। देव ने कहा, यह सब बाद में भी हो सकता है, अभी जितनी जल्दी पहुंच जाओ उतना अच्छा है। माँ को लेकर ट्रैफिक जाम में फंसने पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ड्राइवर ने बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाई। वृद्धाश्रम में पहुंचने में करीब 5 घंटे से अधिक का समय लग गया। वास्तव में वृद्धाश्रम देखने में बहुत अच्छा है। विशाल उद्यान, कितने प्रकार के फूल उद्यान पर खिले हुए हैं। एक तरफ कृत्रिम झरना बनाया गया है। बगीचे में बैठने के लिए कई बेंच हैं। कई साधु संतों की पत्थर की मूर्ति जगह जगह स्थापित की गई है। स्मृति को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वह दरअसल ऐसी जगह ही चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा, उसकी भी तो एक ही बेटी है। बेटी के शादी होने के बाद अपनी वृद्धावस्था इसी तरह वृद्धाश्रम में आकर ही रहेगी। वृद्धाश्रम के गेट पर गाड़ी घुसते ही आया माँ को लेने आ गई। मुख्य सेविका ने माँ को देखते ही गले से लगा लिया। वास्तव में मुख्य सेविका बहुत विनम्र है। वो माँ से ऐसे मिली जैसे माँ को बहुत पहले से जानती है। कनक माँ को कमरे के अंदर ले गई। माँ का कमरा वाकई बड़ा है। बिस्तर पर खूबसूरत चादरें, एक कुर्सी, एक मेज और दीवार पर फर्निशिंग की हुई एक अलमारी। दीवार पर कृष्ण जी की तस्वीर लगा एक कैलेंडर भी लगा हुआ है। बगीचे की ओर खुलने वाली 2 खिड़कियां। कनक ने कहा, कमरा वाकई बहुत सुंदर है। कनक खुश है, यह समझकर देव को संतुष्टि महसूस हुई। कनक ने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटा दिया और सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। कुछ देर वह अपनी माँ के सिरहाने बैठी रही। मुख्य सेविका से यहाँ के नियम कायदे की पूछताछ की। उसने ये भी जाना कि डॉक्टर यहाँ हर हफ्ते चेकअप के लिए आते हैं। बगल में एक नर्सिंग होम भी है। ज़रूरत पड़ने पर वहाँ भी भर्ती कराया जाता है। कनक को यह सब जानकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, कमेंट करके आप बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।